नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिव्यक्ति में। पिछले 10 सालों से हिंदी साहित्य का एक जिज्ञासु पाठक होने के नाते मैंने शिवयानी, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी और कई अन्य महान लेखकों को पढ़ते हुए हिंदी साहित्य की गहराई में अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करी है। अभिव्यक्ति मेरे लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की इन अनमोल रचनाओं को सहेजने और साझा करने का एक माध्यम है। आज की कड़ी में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रविंद्र कालिया जी की आत्मकथात्मक पुस्तक गालिब छूटी शराब की। यह सिर्फ शराब का जश्न नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव, रिश्तों की गहराइयों और स्वयं के साथ संघर्ष का एक ईमानदार प्रतिबिंब है। अंत में हमेशा की तरह इस पुस्तक के कुछ अंश आपके साथ साझा करूंगा। गालिब छूटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज़े अब्रो शबे महताब में। जब किताब के पहले पन्ने पर ही ये लिखा हो तो आप क्या कहेंगे? साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं मद्यपान का समर्थन नहीं करता, और जैसे हर चीज़ में संतुलन आवश्यक है, वैसे ही नियंत्रित इसे भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपने पिया नहीं तो शायद जिया नहीं। बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। जब मैंने गालिब छूटी शराब पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही अतीत के पन्नों को पलट रहा हूँ। रविंद्र कालिया जी की यह पुस्तक सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जिन्होंने जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई और बेफिक्री के साथ जिया है। साहित्य हमेशा से मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। शिवानी की कहानियाँ, अज्ञेय की कविताएं, धर्मवीर भारती की गहराई, इन सभी ने मेरी सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया है। लेकिन कालिया जी की यह रचना कुछ अलग है। इसमें एक बिंदासपन है, एक बेफिक्री है जो न सिर्फ उनकी बल्कि हमारे समाज या कहिए मेरे अपने जीवन की भी एक कहानी कहती है। गालिब छूटी शराब में कालिया जी ने अपने जीवन के उस पहलू को साझा किया है जहाँ शराब कभी उनके लिए प्रेरणा थी तो कभी विनाश का कारण। यह एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है जिसमें वे बिना किसी बनावट के अपनी कमजोरियों और गलतियों को सामने रखते हैं। हालांकि यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण है कि मैं मद्यपान का समर्थन नहीं करता। हर चीज में संतुलन और संयम आवश्यक है और हमें जीवन में इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने लिखा है, यह सोचकर आज भी ग्लानि से आकंठ डूब जाता हूँ कि माँ अपनी दवाई के लिए पैसे देती थी और मैं निसंकोच ले लेता। इस तरह की ईमानदारी और साहस बहुत कम देखने को मिलता है। वे कहते हैं शराबी 2 तरह के होते हैं, एक खाते पीते और दूसरे पीते पीते। मैं खाता पीता नहीं, पीता पीता शख्स था। इस पंक्ति में तो शायद उनका जीवन दर्शन छिपा है। वे गंभीर मुद्दों को भी हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे मेरे जैसे पाठक खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस पुस्तक में न सिर्फ उनके व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि उस पूरे दौर का चित्रण है। उनके साहित्यिक मित्र, रातों की महफिलें, साहित्यिक चर्चाएं, कविता, कहानी, यह सब हमें उस समय में ले जाता है जब जीवन का रंग कुछ और ही था। चाहे वो सुदर्शन फाकिर की बात हो या जगजीत सिंह की, या फिर मोहन राकेश जी के साथ गुजारा उनका समय, ये मुझे अपने दोस्तों के साथ बिताए गए उन पलों की भी याद दिलाता है जब हम रातों को जागकर जीवन और साहित्य पर चर्चा किया करते थे। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ऐसे अनुभवों में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हर चीज में संयम आवश्यक है, वैसे ही जीवन के इन पहलुओं में भी संतुलन होना जरूरी है। और इस तरह की लेखन में जिस तरह के संतुलन की आवश्यकता है वो तो अनमोल है और हर जगह कालिया जी की लेखनी में दिखाई देता है। ये सिर्फ मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की कहानी है जो जीवन को उसके विभिन्न रंगों में देखना चाहते हैं। जैसे मैंने वादा किया था, अब मैं गालिब छूटी शराब के कुछ अंश आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
ये पंक्तियां न सिर्फ कालिया जी की लेखन शैली को दर्शाती है बल्कि उनके जीवन के अनुभवों को भी उजागर करती है। पेज 7। आज माहौल में अजीब तरह की दहशत और मनहूसियत थी। जाम बनाने के बजाय मैं मुंह में थर्मामीटर लगाता हूँ, धड़कते दिल से तापमान देखता हूँ, वही 99.3। अरे यह भी भला कोई बुखार है? एक शर्मनाक बुखार, न कम होता है न बढ़ता है। बदन में अजीब तरह की टूटन है। यह शरीर का स्थायी भाव हो गया है। 24 घंटे यही आलम रहता है। भूख कब की मर चुकी है, मगर पीने को जी में चलता है। पीने से तन्हाई दूर होती है, मनहूसियत से पिंड छूटता है, रगों में जैसे नया खून दौड़ने लगता है। शरीर की टूटन गायब हो जाती है और नस नस में स्फूर्ति आ जाती है। एक लंबे अरसे से मैंने जिंदगी का हर दिन शाम के इंतजार में गुजारा है, भोजन के इंतजार में नहीं। अपनी सुविधा के लिए मैंने एक मुहावरा बिगड़ लिया था। शराबी 2 तरह के होते हैं, एक खाते पीते और दूसरे पीते पीते। मैं खाता पीता नहीं, पीता पीता शख्स था। आप कब से पी रहे हैं? डॉक्टर ने तमाम कागजात देखने के बाद पूछा। यही कोई 40 बरस से, मैंने डॉक्टर को बताया। पिछले 20 बरस से तो लगभग नियमित रूप से। और रोज कितने पैग लेते हैं? मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया था। इतना जरूर याद है कि एक बोतल शुरू में 4-5 दिन में खाली होती थी, बाद में 2-3 दिन में, और इधर 2-1 दिन में। कम पीने में यकीन नहीं था। कोशिश यही थी कि भविष्य में और भी अच्छी ब्रांड नसीब हो। शराब के मामले में मैं किसी का मोहताज नहीं रहना चाहता था, न कभी रहा। इसके लिए मैं कितना भी श्रम कर सकता था। भविष्य में रोटी की नहीं, अच्छी शराब की चिंता थी। जब से मैंने शराब से तौबा की है, मेरी कई समस्याओं का सहज ही समाधान हो गया है। अपनी प्रत्येक खामी, कमजोरी और असफलता को मायूसारी के खाते में डालकर मुक्त हो जाता हूँ। वास्तव में 2-4 पैक के बाद मेरे भीतर का क्लाउन काफी सक्रिय हो जाता था। मेरी बेलौस मस्करेपन से दोस्तों की उबी हुई बीवियों का बहुत मनोरंजन होता था। ये दूसरी बात है कि मेरे दोस्तों को ही नहीं, मुझे भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तो खैर मेरे हम प्याला दोस्तों ने अघोषित रूप से मेरा सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। भूले वट के अगर कोई मित्र मुझे महफिल में आमंत्रित करने की भूल कर बैठता है तो जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है जब उसकी पत्नी भरी महफिल में उसे जलील करने लगती है कि कालिया जी शराब छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि मैं ऐसी पार्टियों से अक्सर कन्नी काट लेता हूँ और संस्मरणात्मक लेखन से अपना और आपका समय नष्ट करने को अपनी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद समझता हूँ। वरना शराब ने मुझे क्या क्या नज़ारे नहीं दिखाए। पेज 141। पेज 166। वास्तव में शराब और कै का चोली दामन का साथ है। कै के अनेक रूप होते हैं। चाहते या न चाहते हुए भी पीने वालों को अनायास ही उसका दीदार हासिल हो जाता है। सबसे खूबसूरत कै वो होती है जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो की तरह निसरत होती है। इसे स्वतः स्फूर्त कै की संज्ञा भी दी जा सकती है। कई शराबी इस तरह की कै करते हैं जैसे उन्हें हैजा हो गया हो, यानी वे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कै करते हैं। रामदनी की कै भी देखी थी जो धीरे धीरे रिसती है, जैसे नल की टोटी खुली रह गई हो। और सबसे बुरी कै तो वह होती है जिसमें शराबी को इतना होश ही ना रहे कि वह कै से इस प्रकार लथपथ हो चुका है जैसे सुअर गंदे नाले में। हो सकता है कै के कुछ और प्रकार भी हो, मगर मेरा अनुभव मोटे तौर पर यही है। लोग तो शराब पीकर कै करते हैं। मैंने तो अपने शराबी जीवन के प्रारंभिक दौर में बियर पीकर ही कै कर दी। जानते हो, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, पकड़े गए तो नौकरी भी जा सकती है। जगदीश ने कहा और दोबारा यही एक्सरसाइज शुरू कर दी।
उसकी आंखें बाहर निकल आई। यही हालत मेरी थी। पेट फूल कर कुप्पा हो गया था। खाली बोतलें हमें जितनी दूर फेंक सकते थे फेंक दी। दूर दूर तक किसी सिपाही का नामो निशान नहीं था। हम लोग वहां से हटते कि दोनों के मुंह से पिचकारी की जगह बियर का फव्वारा फूट निकला। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ जगदीश बियर से पेड़ की सिंचाई करने लगे। हम लोगों ने जितनी जल्दबाजी से बियर पी थी उससे कहीं अधिक वेग से वो बाहर निकली जा रही थी, स्वतः स्फूर्त कविता की तरह। पेड़ नशे में झूमने लगा और हम आंख नाक मुंह पोंछते हुए वहीं पास के एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगे। कुछ ही फासले पर बियर की खाली बोतलें पड़ी थी और हमें मुंह चिढ़ा रही थी। 169 पेज 290। शमशान से दो ही रास्ते फूटते हैं। एक अध्यात्म की ओर हरिद्वार जाता है और दूसरा मैखाने की तरफ। मैं दूसरे रास्ते का ही पथिक रहा हूँ। हरिद्वार एक ही बार गया था अपनी माँ और बड़े भाई के साथ गंगा जी में पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने। वैसे शमशान से अक्सर मैखाने में ही लौटा हूँ। पेज 292। मम्मी के अंतिम संस्कार के बाद हम लोगों ने हिंडन नदी में हाथ मुंह धोया और चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, हमारी दौड़ मैखाने तक थी। बगैर आपस में बात किए हम लोग बगैर किसी सलाह मशवरा के वहीं पहुंचे। पीने के बाद शरीर की थकान कुछ कम हुई और दिमाग की नसें ढीली। देर रात को मैं एक चोर की तरह चुपके से घर में घुसा। सब लोग सो चुके थे। घर में मौत का सन्नाटा था। ममता शायद जाग रही थी, मगर उसने पूछा नहीं कि इतनी देर में कहाँ से आ रहा हूँ। उसके पिता भी नहीं सोए होंगे, मगर बत्तियां गुल थी। उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। देर रात तक मुझे पीना जितना प्रिय था उससे कम प्रिय नहीं था पीने के बाद सोना। पीने के बाद गजब की नींद आती थी, गहरी, निर्विघ्न, अविच्छिन्न। नींद के लिए रात भर करवटें बदलने की नौबत कभी नहीं आई। या तो नहीं कहूँगा कि करवटें बदलने की नौबत ही नहीं आई। करवटें बदली हैं, मगर अन्य कारणों से। हर व्यक्ति की उम्र में ऐसे मराइल आते हैं कि जब करवटें बदलने से ही नहीं, अंगड़ाई तक लेने से रोमांच हो जाया करता है। शराब पीने के बाद मैं ऐसा घोड़े बेच कर सोता था कि दुनिया जहान के गम उसी में गर्क हो जाते थे। उस नींद को भावती दिव्य नींद की ही संज्ञा दी जा सकती है। घर में नींद का ऐसा लोकतंत्र विकसित हो गया था कि यदि कोई किसी की नींद के साथ छेड़छाड़ न करता था। बचपन से ही बच्चों की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि जब तक उन्हें इत्मीनान न हो जाए कि माँ बाप सो चुके हैं, वो सोने का नाम नहीं लेते थे। पृष्ठ 259। शराबी बीमार पड़ता है तो शराब की बहुत फजीयत होती है। मैं बीमार पड़ा तो शराब मुफ्त में बदनाम होने लगी। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा होती है। कुछ वैसी जो आपके प्रेम में पड़ने पर आपकी माशूका की होती है, जब लोग उसे आवारा समझने लगते हो। कुछ लोग प्रेम को चरित्र का दोष मान लेते हैं। शराब तो इतनी बदनाम हो चुकी है कि शराबी को मलेरिया भी हो जाए तो लोग सारा दोष शराब के मत्थे मर देंगे। मेरी बीमारी का यही हश्र हुआ। लोगों की समझ में सहसा अनेक बातें स्पष्ट हो गई। एक तो यह कि मैं जीवन भर घटिया लेखन क्यों करता रहा हूँ, या मैंने महल क्यों नहीं खड़े कर लिए, संसद में क्यों नहीं पहुंच पाया। शराबी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो बिरादरी से बाहर हो जाता है। दरअसल वो बिरादरी के काम का ही नहीं रहता। बिरादरी को उसके चेहरे पर बहुत जल्दी अपना भविष्य नजर आने लगता है। ऐसा भविष्य जिसे कोई देखना नहीं चाहता। राइट। इन अंशों को सुनते हुए मुझे अपने जीवन के कई पहलुओं की याद आ गई। वो बिछड़े दोस्त, वो बिताया समय, वो हॉस्टल की रातें। शायद आप भी इनमें अपने को खोज पाए।
तो बस ये थी आज की बातचीत। अगर आपको आज की बातचीत अच्छी लगी हो तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगली बार हम किसी और किताब, कविता या लेखक के साथ एक नए सफ़र पर चलेंगे। अभिव्यक्ति में हम साथ मिलकर शब्दों की अभिव्यक्ति से भावनाओं के संसार में गोता लगाएंगे। यह सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, और मैं चाहूँगा कि हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और अपने विचार, अनुभव और कहानियाँ साझा करते रहिए। धन्यवाद।